हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत वीडियो के इस अंक से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत में नदियों के अपवाह तंत्र को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले वीडियो के इस अंक में हम जानेंगे गंगा नदी के अपवाह तंत्र को, जिसमें हम देखेंगे कि गंगा की सहायक नदियाँ और इन सहायक नदियों के साथ साथ गंगा नदी के तट पर कौन से शहर स्थित हैं और इन नदियों में कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो के अंक को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारत में जल विभाजन क्षेत्र को लेकर के। उसके बाद गंगा नदी से संबंधित जो नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि मानचित्र में आप स्पष्ट ढंग से देख पा रहे होंगे, जो कि हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ मानचित्र। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है। यह लाइन जो है कि प्राकृतिक तौर से जल विभाजन का कार्य करती है, प्राकृतिक तौर से नदियों के संदर्भ में। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा उत्तर भारत के क्षेत्र में जो जल विभाजन का कार्य करता है उत्तर भारत की नदियों के लिए। एक तरफ उत्तर के क्षेत्र में महान हिमालय, दूसरी तरफ पश्चिम के क्षेत्र में आपकी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं और दक्षिण के क्षेत्र में विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं जल विभाजन का कार्य करती हैं। तो दक्षिण के क्षेत्र में विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तर के क्षेत्र में महान हिमालय का क्षेत्र, बृहद हिमालय का क्षेत्र, जबकि पश्चिम के क्षेत्र में जल विभाजन का कार्य करती है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। और जो भी नदियां उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं वह उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और सारी की सारी नदियां यहाँ पर गंगा और यमुना की सहायक नदियों के तौर पर प्रवाहित होती हैं। तो गंगा यमुना दो बड़ी नदियां हैं यहाँ पर भारत के संदर्भ में, उत्तर भारत के क्षेत्र में। और अगर देखा जाए तो जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, वह एक अन्य सबसे बड़ी नदी है भारत के संदर्भ में, जिसको तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा जो आपका महान हिमालय का क्षेत्र है। अगर उसके उत्तर की तरफ हम देखते हैं तो आपको दो नदियां स्पष्ट नजर आ रही होंगी, दो बड़ी नदियां। एक जो है सतलुज नदी, दूसरी जो नदी है सिंध नदी। तो ये दो बड़ी नदियां हैं जो कि उत्तर के क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, जो कह सकते हैं कि महान हिमालय, मध्य हिमालय के साथ साथ शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं होते हुए ये प्रवाहित होती हैं। और सिंध नदी इनमें सबसे प्रमुख नदी है, जो कि पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। और सतलुज नदी एक अन्य प्रमुख नदी है, जिसकी प्रमुख सहायक नदियां व्यास नदी है, रावी नदी है, झेलम नदी है और चेनाब नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें जो प्रमुख नदी है, झेलम नदी सबसे प्रमुख है। और झेलम नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें जो है कि व्यास नदी, रावी नदी और चेनाब नदी, ये झेलम की सहायक नदियां हैं। तो ये उत्तर के क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। महान हिमालय, बृहद हिमालय का क्षेत्र जल विभाजन का कार्य करता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मध्य भारत के क्षेत्र में या उत्तर भारत की जो नदियों का जल विभाजन का कार्य करता है वह करता है आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला। और विंध्य पर्वत श्रृंखला से नीचे की तरफ अगर हम जा बढ़ते हैं तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के साथ साथ विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में दो प्रमुख नदियां बहती हैं दक्षिण भारत के क्षेत्र में या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो दो बड़ी पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती हैं और भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली के नाम से ये नदियां जानी जाती हैं कि रिफ्ट वैली के क्षेत्र में ये नदियां प्रवाहित होती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती हैं। जो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण की तरफ, दक्षिण और पूर्व की तरफ जो नदियां मुख्य रूप से प्रवाहित होती हैं उसमें गोदावरी और पेनगंगा। तो गोदावरी सबसे प्रमुख नदी है दक्षिण भारत के क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में। दक्षिण की इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है। तो गोदावरी प्रमुख नदी है और गोदावरी नदी प्रवाहित होती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्व की तरफ। और दक्षिण के क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से अनेक नदियां उद्गमित होती हैं, जिसमें कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियां हैं। और यह नदियां भी आपके पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यह पूर्वी घाट को काटती हुई, यानी कि पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं का अपर्दन करती हुई ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जिस कारण जो पश्चिमी घाट है
पश्चिमी घाट में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके मध्य में जो कह सकते हैं कि बीच से जो कटाव वाला क्षेत्र है वो बहुत ही कम नज़र आता है। कटा फटा पर्वत श्रृंखलाएं बहुत कम नज़र आती हैं और पूर्वी घाट में कटी फटी पर्वत श्रृंखलाएं बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि इधर की तरफ जो नदियाँ प्रवाहित होती है इसमें मुख्य रूप से गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा और कावेरी नदियाँ हैं। तो यह चार बड़ी नदियाँ पूर्वी घाट का अपर्दन कार्य करती आ रही हैं इन पर्वत श्रृंखलाओं का, जिसके कारण पूर्वी घाट में अलग अलग तरह के पर्वतों के सोपान हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन पश्चिमी घाट में बहुत ही कम नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ ऐसी हैं जो कि कह सकते हैं कि केरल के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद वो अरब सागर में गिरती हैं। इन वीडियो के अंक में हम गंगा नदी पर चर्चा कर रहे हैं, तो गंगा नदी मुख्य हमारा यहाँ पर बिंदु रहेगा और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो अगले वाले आने वाले वीडियो के अंकों में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो अन्य नदियां हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सिंध नदी, सतलुज नदी, आने वाले वीडियो के अंकों में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हिमालय से जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं वह उत्तर भारत के क्षेत्र में जो नदियां हैं वो सारी की सारी हिमालय से प्रवाहित होती हैं और ये सारी नदियां जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र से ये उद्गमित होती हैं और उत्तर पूर्व की तरफ ये प्रवाहित होती हैं, यानी कि उत्तर से निकलते हुए पूर्व की तरफ ये बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। और कुल मिलाकर के ये सारी की सारी नदियां जो हैं वो गंगा नदी की सहायक के तौर पर प्रवाहित होती हैं। और हिमालय के उत्थान से लेकर के अब तक निरंतर जो ये नदियां प्रवाहित हो रही हैं हिमालय से, हिमालय की श्रेणियों से, वह लगातार इन क्षेत्रों में अपर्दन का कार्य करती आ रही हैं, जिसमें इन्होंने अनेक तरह के जलप्रपात, भूआकृतियाँ, गहरे खड्डों का निर्माण किया हुआ है, अनेक तरह की घाटियों का इन्होंने निर्माण किया हुआ है। और जो भी ये नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं इनमें प्रमुख रूप से जो नदियाँ हैं, सिंध नदी है, सतलुज नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये 5 बड़ी नदियाँ हैं उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, जिन्होंने हिमालय के उत्थान से लेकर, यानी कि टर्शियरी काल से लेकर के जो प्लायोसिन युग का दौर था, जब जो है कि उत्थान होता है शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का, और मायोसिन युग में उत्थान होता है मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय का, और ओलिगोसिन युग में महान हिमालय यानी बृहद हिमालय का उत्थान होता है। तब से लेकर के अब तक लगातार ये अपर्दन का कार्य करती आ रही हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंक में हम गंगा नदी पर चर्चा कर रहे हैं, तो गंगा नदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका अंग्रेजीकृत जो नाम है वह है द गैगिज। तो द गैगिज नाम से गंगा नदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इसका अंग्रेजीकृत जो नाम है गंगा नदी का वह है द गैगिज। और गंगा नदी शताब्दियों से यहाँ पर हिंदुओं की एक पवित्र और पूजनीय नदी रही है और गंगा का पौराणिक बहुत ही महत्व है, पौराणिक महत्व है, जिसके कारण गंगा नदी को पवित्र नदी यहाँ पर माना जाता है। और गंगा नदी ऐसी नदी है जो कि विश्व के सबसे उपजाऊ वाले क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए और घनी आबादी वाले क्षेत्र से ये प्रवाहित होती है। तो विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्र और घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर के बहने वाली नदियों में से एक नदी मानी जाती है हमारी गंगा। तो गंगा नदी को लेकर के जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं वह आपको अब स्पष्ट हो गई होंगी। इसका अंग्रेजीकृत जो नाम है द गैगिज नाम है और पवित्र और पूजनीय रही है हिंदुओं के लिए गंगा नदी। शताब्दियों से इसका एक पौराणिक महत्व रहा है, अपना एक इतिहास रहा है गंगा नदी का। और गंगा नदी जो है वो विश्व के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है। गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है, यह गंगा नदी लगभग जो है कि जहाँ से उद्गमित होती है वहाँ से उद्गमित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में जहाँ पर ये गिरती है, सागर में विलय होती है, तो वहाँ तक इसकी कुल लंबाई है वो लगभग 25 है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। और बहुत जगह इसको 2510 किलोमीटर भी लिखा गया है, 2510 किलोमीटर भी इसको बताया गया है। तो 2510 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर के। और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है और उत्तर भारत की भी सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, मुख्य रूप से गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। एक तरफ से यहाँ पर आपकी जो है कि भागीरथी नदी आती है, दूसरी तरफ से अलकनंदा नदी आती है। तो देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो आगे बढ़ करके ये नाम गंगा कहलाती हैं। तो गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी के देवप्रयाग टिहरी उत्तराखंड राज्य में दो नदियों के एक में मिलने के बाद इसको गंगा नाम से जाना जाता है। और मुख्य रूप से जो भागीरथी नदी है उसको ही गंगा नाम यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि जो
भागीरथी नदी है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें जल क्षेत्र ज़्यादा है, और एक बड़ी नदी है अलकनंदा के मुकाबले, तो अलकनंदा नदी को ही गंगा का मुख्य स्रोत माना जाता है, जो कि गंगोत्री हिमानी गोमुख के पास उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड राज्य से ये उद्गमित होती है। तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से आपकी गंगा नदी उद्गमित होती है। गंगा नदी जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक तो सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बाद झारखंड में प्रवेश करती है, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी की टोटल लंबाई है, कुल जितने किलोमीटर की एरिया में गंगा नदी प्रवाहित होती है वो होती है 96 किलोमीटर के क्षेत्र में। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 110 किलोमीटर लिखा गया है। तो गंगा नदी उत्तराखंड के क्षेत्र में 96 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में जो गंगा की लंबाई है 1450 किलोमीटर की लंबाई है। तो गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में 1450 किलोमीटर है। बिहार के क्षेत्र में गंगा जो प्रवाहित होती है 445 किलोमीटर की एरिया में प्रवाहित होती है। और सबसे कम क्षेत्र में जो प्रवाहित होती है झारखंड में गंगा प्रवाहित होती है मात्र 40 किलोमीटर। तो मात्र 40 किलोमीटर के क्षेत्र में झारखंड में प्रवाहित होती है, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रवाहित होती है 1450 किलोमीटर में। और पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो है 520 किलोमीटर की एरिया में। तो 520 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है आपकी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद ये फरक्काबाद के पास, जो कि फरक्का बांध के पास, ये आपके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। ठीक है। और गंगा नदी का जो क्षेत्र है, गंगा घाटी के नाम से कितना एरिया जाना जाता है, लगभग जो है कि ये आपका 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो गंगा नदी के गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है। ये गंगा नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है, लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से गंगा जल को इकट्ठा करती है। ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद यहाँ पर गंगा नाम से जानी जाती है, और देवप्रयाग टिहरी में इन दो नदियों का मिलन होता है, भागीरथी और अलकनंदा का। और गंगा नदी जो है कि मैदान के क्षेत्र में हरिद्वार नामक स्थान पर प्रवेश करती है, और हरिद्वार का बहुत ही बड़ा पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व रहा है हरिद्वार का। तो हरिद्वार के क्षेत्र में गंगा नदी मैदान के क्षेत्र में प्रवेश करती है, और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद दोनों नदियों को संयुक्त रूप से गंगा नाम से जाना जाता है, जो कि देवप्रयाग टिहरी में मिलती हैं। गंगा हिमालय से जो भी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं वो सारी की सारी नदियां गंगा में आकर के मिलती हैं, यानी कि गंगा की सहायक नदियां हैं, भले उसमें यमुना नदी हो, पश्चिमी रामगंगा हो, शारदा या काली नदी हो, घाघरा नदी हो, गंडक नदी हो, कोसी नदी हो, ये सारी की सारी नदियां गंगा की सहायक नदियां के रूप में जानी जाती हैं। और इसमें यमुना जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, जो कि उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री के पास, जो कह सकते हैं कि गंगोत्री के पास, गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसके पास बंदरपूंछ नामक जगह से ये उद्गमित होती है आपकी यमुना नदी। तो गंगा नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, जो दो नदियों से मिलकर के गंगा नदी बनती है, भागीरथी, तो भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी के बारे में अगर बात करते हैं तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री गोमुख के पास है, उत्तरकाशी जनपद में, उत्तराखंड राज्य में। और देवप्रयाग टिहरी के पास जो है कि इसमें अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी में, उसके बाद ये गंगा बन जाती है। और उत्तराखंड के क्षेत्र में जो भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं उसमें भिलंगना है, रुद्रगंगा है, केदार गंगा है, भिलंगना दोबारा यहाँ से लिखा गया है, सिया गंगा है, जाह्नवी या जाड़ गंगा है, और मिलन गंगा है। तो ये सारी नदियाँ उत्तराखंड के संदर्भ में आपको ध्यान देना है, जो कि आपकी भागीरथी नदी की सहायक नदियों के रूप में ये कार्य करती हैं। उत्तराखंड की वीडियो सीरीज के अंतर्गत इन नदियों के संदर्भ में हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर एक सेंटर लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उसके तहत आपको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से मुख्य जो नदी है भिलंगना नदी है, जाह्नवी या जाड़गंगा, ये दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि आपको याद करनी है भागीरथी की सहायक नदी के रूप में उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। अब बात करते हैं अलकनंदा नदी को लेकर के। तो अलकनंदा नदी जो हमने कहा था कि सतोपथ ग्लेशियर से ये निकलती है, सतोपथ हिमनद से निकलती है, जो कि शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्व में स्थित अलकापुरी नामक स्थान के पास ये स्थित है, सतोपथ ताल और सतोपथ ग्लेशियर। तो वहां से अलकनंदा नदी उद्गमित होती है। अलकनंदा नदी जो है वो आपके उत्तराखंड राज्य के चमोली, टिहरी और पौड़ी जनपदों में ये प्रवाहित होती है।
अलकनंदा नदी के तट पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल जो है कि स्थित है, जिसका नाम है बद्रीनाथ, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। बद्रीनाथ चमोली जनपद में। और यहीं पर आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा जो 4 पीठों की स्थापना की गई है, उसमें से एक पीठ यहाँ पर माना जाता है बद्रीनाथ को। तो बद्रीनाथ 4 धामों में भी माना जाता है, 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। और साथ ही साथ जो है कि ये शंकराचार्य के द्वारा जो 4 पीठ स्थापित किए गए हैं, उनमें से एक तीर्थ स्थल माना जाता है बद्रीनाथ, जो कि चमोली पर है और अलकनंदा नदी के तट पर ये स्थित है आपका बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी की जो सहायक नदियां हैं उत्तराखंड में, अगर उसकी बात करते हैं तो लक्ष्मण गंगा है, सरस्वती नदी है, विष्णु गंगा जो कि पश्चिमी धौली गंगा के नाम से भी जानी जाती है, विष्णु गंगा पश्चिमी धौली गंगा है, पिंडर नदी है, मंदाकिनी नदी है, बालखिल्य नदी है, बिहरी गंगा या बिरथी नदी है, पाताल गंगा, गरुण गंगा, कंचन गंगा, अमृत गंगा, क्षीर गंगा। तो ये सारी नदियां सहायक नदियां हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में अलकनंदा नदी की। और अलकनंदा नदी के तट पर 5 प्रयागों का निर्माण होता है, जो कि बहुत बार प्रश्न में पूछा गया। आपको ध्यान देना है कि जो 5 प्रयाग यहाँ पर बनते हैं अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से यहाँ पर उद्गमित होती है, सतोपथ ताल से आगे बढ़ती हुई। सबसे पहले उसमें केशव प्रयाग पर सरस्वती नदी मिलती है, आगे अलकनंदा नदी बढ़ती है। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली नदी मिलती है, जो कि आपकी बाएं से इस पर मिलती है। उसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, नंद प्रयाग पर उस पर नंदाकिनी नदी मिलती है, और नंदाकिनी नदी भी इस पर बाईं ओर से ही मिलती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी आगे बढ़ने के बाद कर्ण प्रयाग पर पिंडर नदी इस पर मिलती है, जो कि बाएं से ही अलकनंदा नदी पर मिलती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और अलकनंदा नदी आगे रुद्रप्रयाग के पास पहुंचती है, और रुद्रप्रयाग में इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है, और मंदाकिनी नदी इस पर दाईं ओर से मिलती है। और मंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है केदारनाथ के निकट मद्रांचल पर्वत श्रृंखला है। वहीं पर चौराबाड़ी ताल, या जिसको गांधी सागर भी कहा, गांधी ताल भी कहा जाता है, गांधी सरोवर भी कहा जाता है, तो चौराबाड़ी ताल नामक स्थान से ये उद्गमित होती है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, जहां पर केदारनाथ धाम स्थित है। और वर्ष 2013 में इसी मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने के चलते केदारनाथ के क्षेत्र में आपदा आई हुई थी जून 2013 में। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास जो है कि अलकनंदा नदी में मिलती है। तो केदारनाथ धाम अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदियों के पास में स्थित है। ठीक है, कुल मिला के मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है आपका केदारनाथ धाम। ठीक है, जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग पर इस पर दाहिनी ओर से दोबारा से एक नदी आकर के मिलती है, जिसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी पर मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो इसको जाना जाता है गंगा नाम से। तो यहाँ पर गंगा नदी जो है बनती है। और जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी की जो एक सहायक नदी यहाँ पर है, मुख्य रूप से जो आपको ध्यान दे रखना है वो है आपकी मधु गंगा। और मंदाकिनी नदी जो है कि रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा नदी पर मिलती है, जहाँ पर केदारनाथ धाम स्थित है। और देवप्रयाग पर भागीरथी नदी अलकनंदा नदी पर मिलती है। ठीक है, सबसे पहले सरस्वती नदी मिलती है, फिर आगे अलकनंदा नदी बढ़ती है, तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग पर पश्चिमी धौली गंगा या विष्णु गंगा मिलती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, नंद प्रयाग पर नंदाकिनी उस पर मिलती है बाईं ओर से। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो कर्ण प्रयाग पर पिंडर नदी मिलती है बाईं ओर से। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी नदी मिलती है दाईं ओर से। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग पर भागीरथी मिलती है इस पर दोबारा से दाईं ओर से। तो यहाँ पर आगे जब नदी बढ़ती है देवप्रयाग के बाद तो इसको गंगा नाम से जाना जाता है। फिर आगे ये ऋषिकेश पहुंचती है, ऋषिकेश में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी इस पर मिलती है। फिर आगे बढ़ती है तो सलोनी और रतमऊ नदियां जो है कि वो आपके हरिद्वार के क्षेत्र में, रुड़की के क्षेत्र में गंगा नदी पर मिलती हैं। ठीक है, गंगा नदी की एक और प्रमुख सहायक नदी है पौड़ी के पास, जो है कि फूल चट्टी पर नयार नदी गंगा नदी पर मिलती है। ये बाईं ओर से नयार नदी गंगा पर मिलती है बाईं ओर से। और नयार नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार।
पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जब सतपुली के पास जब मिलती हैं तो उसके बाद नयार नदी बनती है, जिसको नाद गंगा भी कहा जाता है। और नयार नदी का उद्गम स्थल जो है वो दूधातोली हिमानी है। तो फूलचट्टी ब्यास घाट के पास गंगा नदी पर बाईं ओर से नयार नदी या नाद गंगा मिलती है। ठीक है। अगर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में जो गंगा की सहायक नदियां हैं, उसमें मुख्य रूप से जो नदियां हैं उनमें एक तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से तो गंगा बनती है। नयार नदी है या नाद गंगा है। चंद्रभागा नदी है जो कि ऋषिकेश में मिलती है। सलोनी नदी और रतमऊ नदी हरिद्वार के क्षेत्र में, रुड़की के क्षेत्र में गंगा पर मिलती हैं। गंगा की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वह है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ही जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहीं पर बंदर पूंछ नामक स्थान से गंगा नदी आपकी यमुना नदी निकलती है। और यह जो है कि प्रयागराज में इलाहाबाद के पास जो है कि आपके गंगा पर मिलती है। और यमुना नदी जो है वो गंगा के सीधे सीधे दाहिनी ओर समानांतर बहती है। जैसा कि मानचित्र में भी अभी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, ये आपके सामने मानचित्र है यमुना नदी का। ये यहाँ पर ये यमुना नदी प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर से ये आपकी गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर ये पश्चिमी रामगंगा गंगा पर मिल रही है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कन्नौज का क्षेत्र है जहाँ पर पश्चिमी रामगंगा जो है कि गंगा पर मिलती है। यहाँ पर इलाहाबाद का क्षेत्र है। ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो है कि गंगा और यमुना का संगम होता है। तो यहाँ पर ये गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो गंगा के दाहिने ये निचला भाग होगा। तो यहाँ पर ये यमुना नदी गंगा के समानांतर प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होगी, गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है आपकी यमुना नदी दाईं ओर से। ठीक है। यमुना नदी की अगर बात करते हैं तो यमुना नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है लगभग ये 3,66,223 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जल संग्रहण का यमुना नदी का। और यमुना नदी की जो कुल लंबाई है यमुनोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो और प्रयागराज इलाहाबाद में जब गंगा पर ये मिलती है तो वहाँ तक इसकी लंबाई 1,326 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। ठीक है। तो यमुना नदी 1,326 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा पर मिलती है। यमुना पर जो दाहिनी ओर से जो नदियां मिलती हैं, बहुत बार दाईं ओर से बाईं ओर से कौन सी नदी किस पर मिलती है प्रश्न पूछे गए हैं। तो यमुना के संदर्भ में बात हो रही है कि दाहिनी ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं, ये क्रम से लगाई गई हैं। यमुना नदी ये प्रवाहित हो रही है तो सबसे पहले यमुना नदी पर दाहिनी ओर से चंबल नदी मिलती है, फिर काली सिंध नदी यहाँ पर मिलती है, फिर बेतवा नदी मिलती है और फिर केन नदी मिलती है। जैसा कि मानचित्र में भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो मानचित्र में ये आप देख रहे होंगे, सबसे पहले जो है कि ये चंबल नदी गंगा यमुना पर मिलती है, फिर यहाँ पर सिंध नदी मिलती है, फिर बेतवा नदी मिलती है और फिर केन नदी मिलती है। ठीक है। तो काली सिंध नदी एक अन्य नदी है जो कि चंबल की सहायक नदी है। और यहाँ पर पार्वती नदी ये है और यहाँ पर ये बनास नदी है जो कि आपकी चंबल की सहायक नदी है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो कि यमुना नदी के संदर्भ में जो बाईं ओर से जो नदियां यहाँ जो दाहिनी ओर से जो नदियां यहाँ पर यमुना नदी पर मिलती हैं उनमें एक तो सबसे पहले चंबल नदी है, क्रम से ये रखी गई हैं। दूसरी सिंध नदी है, फिर जो है कि बेतवा नदी है और फिर केन नदी है। ये बहुत बार क्रम से भी लगाने को यहाँ पर प्रश्नों में पूछा गया है। ठीक है। दाहिनी ओर से जो यमुना पर जो नदियां मिलती हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले मिलती है उत्तराखंड के क्षेत्र में टोंस नदी, फिर कुंता नदी, गिरी नदी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये उत्तराखंड के क्षेत्र में बाईं ओर से यमुना पर मिलती हैं। और जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी जो है कि दिल्ली गाजियाबाद के पास में जो है कि यमुना पर बाईं ओर से मिलती है। सेगर नदी और वरुण नदी भी आपके आगे चल करके यमुना नदी पर मिलती हैं। तो हिंडन नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टोंस नदी है, ऋषि गंगा और हनुमान गंगा जो कि बाईं ओर से यमुना नदी में मिलती हैं। ठीक है। यमुना नदी का अधिकतर जल नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि पश्चिमी यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर और आगरा जो नहर है वह यमुना का ही जल इनमें भेजा जाता है, छोड़ा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के क्षेत्र में अगर यमुना की सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो टोंस नदी ही यहाँ पर प्रमुख है। उसके बाद ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, कृष्ण गाड़ यहाँ पर है, भद्री गाड़ यहाँ पर है, कमल गाड़ आती है, गिरी नदी आती है और आसन नदी आती है। आसन, टोंस ये दो प्रमुख नदियां हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में। उसके बाद जो है कि ऋषि गंगा और हनुमान गंगा आपको ध्यान देना है। ठीक है। मुख्य रूप से आपको आसन नदी और टोंस नदी दो नदियां ही याद रखनी है अगर आप सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं देने जा रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अन्य नदियां भी आपको याद होनी चाहिए। और उत्तराखंड के विषय के अंतर्गत जब इन नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वहां पर इन नदियों से संबंधित अन्य जानकारियां भी आप तक हम साझा करेंगे।
इसके अलावा जो यमुना नदी से संबंधित एक और जानकारी है, यमुना नदी के तट पर स्थित शहरों की जानकारी बहुत बार प्रश्नों में पूछी जाती है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है। तो ये 6 नगर यहाँ पर शहर प्रमुख रूप से हैं, नगर कह लें, शहर कह लें, जिसमें कि दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी और प्रयागराज। कालपी बहुत बार यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्राचीन इसका महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी रहा है कालपी शहर का। तो कालपी शहर किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर। इटावा भी यमुना नदी के तट पर, आगरा भी, मथुरा भी और दिल्ली भी। इसके अलावा प्रयागराज भी यमुना नदी के तट पर ही स्थित है, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें थी यमुना नदी को लेकर के। और अब हम गंगा की अन्य सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि पश्चिमी रामगंगा है। और पश्चिमी रामगंगा जो है वो कन्नौज के पास गंगा पर मिलती है, और ये दूधातोली हिमानी उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के पास से ये उद्गमित होती है, पश्चिमी रामगंगा। और अन्य भी इसके बारे में जो जानकारियां हैं, प्रमुख रूप से जानकारी जो है कि वो उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के क्षेत्र में पश्चिमी रामगंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, और दूधातोली से निकलने के बाद कन्नौज के पास गंगा पर ये मिलती है। गंगा पर कहाँ से मिलती है? ये गंगा प्रवाहित होती है, तो गंगा के ये बाईं ओर से गंगा पर मिलती है। ठीक है, अगली जो नदी है शारदा नदी है। हालांकि शारदा नदी जो है कि वो घाघरा की सहायक नदी है, लेकिन मुख्य रूप से घाघरा नदी बाद में गंगा पर जाकर के मिलती है। तो काली नदी या शारदा नदी महत्वपूर्ण नदी है, जो कि ये जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है आपके भारत और नेपाल की सीमा पर कालापानी ताल नामक स्थान से ये उद्गमित होती है, और बाराबंकी जिले के पास ये घाघरा में मिल जाती है, और घाघरा आगे चल करके गंगा पर मिलती है। शारदा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, एक कालापानी गाड़ और कुठियांगटी नदी से। कुठियांगटी नदी और कालापानी गाड़ के मिलने के बाद जो है कि काली नदी बनती है, शारदा नदी बनती है। ठीक है, प्रारंभ में शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली नदी की एक खास बात यह है कि ये भारत और नेपाल का बॉर्डर तय करती है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, भारत और नेपाल का बॉर्डर तय करती है, और चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में ये भारत से नेपाल के क्षेत्र में प्रवेश करती है। बाद में फिर ये आगे चल करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और बाराबंकी के पास ये घाघरा नदी में मिल जाती है शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी की उत्तराखंड में जो सहायक नदियां हैं उनकी बात करते हैं, तो कुठियांगटी नदी, पूर्वी धौली, सरयू, पूर्वी रामगंगा है, गोमती है, पनार नदी है, गौरी गंगा है, लधिया है और लोहावती नदी है। तो ये प्रमुख नदियां हैं काली नदी की सहायक नदी जो उत्तराखंड के क्षेत्र में है। ठीक है, अगली जो नदी आती है गोमती नदी मुख्य रूप से है। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है कि मैदानी क्षेत्र में है, फुलर झील, जिसको जो है कि गोमल ताल के नाम से भी जाना जाता है, फुलर झील पीलीभीत के पास। तो एकमात्र ऐसी नदी है गोमती नदी जो कि मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है और गंगा पर बाईं ओर से मिलती है। तो ऐसी वह नदी है गोमती नदी जो कि मैदान क्षेत्र से उद्गमित होने के बाद गंगा पर जो है कि बाईं ओर से ये मिलती है, और ये वाराणसी के पास जो है कि सैदपुर नामक स्थान पर गंगा पर मिलती है। तो वाराणसी के पास सैदपुर नामक स्थान पर गोमती नदी जो है कि गंगा पर मिलती है, फुल्लर झील पीलीभीत से उद्गमित होने के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। अगली जो नदी है चंबल नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है कि इटावा के पास यमुना पर मिलती है, यमुना नदी आगे जाकर के गंगा पर मिलती है। तो महू के क्षेत्र से, महू में जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो महू मध्य प्रदेश के महू के पहाड़ी क्षेत्र से ये नदी उद्गमित होती है चंबल नदी, और उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में यमुना नदी पर ये मिलती है, और कोटा के पास इसी नदी पर जो है कि गांधी सागर बांध का भी निर्माण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। इटावा के पास यमुना पर मिलती है चंबल नदी। ठीक है, अगली जो नदी है कोसी नदी है। कोसी नदी की बात करते हो तो नेपाल हिमालय के क्षेत्र से जो है कि गोसाई थान नामक स्थान से ये निकलती है, उद्गमित होती है, और कुर्सेला बिहार में ये गंगा नदी पर मिलती है। तो कुर्सेला बिहार में कोसी नदी जो है कि गंगा पर मिलती है, और गोसाई थान नेपाल हिमालय से ये उद्गमित होती है। कोसी नदी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कि इस नदी में मार्ग बदलने की प्रवृत्ति है, और साथ ही साथ इसमें बरसात के समय में भारी बाढ़ आती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है, और भारी तबाही इससे वहाँ पर बिहार के क्षेत्र में होती है। कोसी नदी को सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कि पुत्र कोसी और तमुर कोसी के साथ साथ अरुण नदी मिलती है, तो जिसके बाद ये सप्त कोसी के नाम से जानी जाती है आपकी कोसी नदी। ठीक है, अगली जो नदी आती है गंडक नदी आती है। गंडक नदी जो वो आपके नेपाल हिमालय के क्षेत्र से उद्गमित होती है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के मध्य में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां से उद्गमित होती है गंडक नदी, और पटना सोनपुर के पास गंगा नदी पर यह मिलती है बाईं ओर से। तो ये सारी की सारी नदियां बाईं ओर से गंगा पर
मिलती हैं, जिनमें जो भी अभी तक नदियां बताई गई हैं सारी की सारी बाईं ओर से गंगा नदी पर मिलती हैं। सोनपुर के पास ये गंगा पर मिलती है गंडक नदी, और नेपाल हिमालय से निकलती है, जो कि धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है। गंडक नदी भी दो नदियों के मिलने से बनती है, एक काली गंडक और त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा और काली गंडक नदियों के मिलने से बनती है गंडक नदी। और त्रिवेणी नहर जो है कि गंडक नदी से ही निकाली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से निकाली गई है, और ये चंपारण जिले में, पश्चिमी चंपारण जिले बिहार में ये नहर बनाई गई है, त्रिवेणी नहर। अगली जो नदी आती है घाघरा नदी आती है। घाघरा नदी की जो लंबाई है, जहाँ पर से उद्गमित होती है, जो स्थल यहाँ पर है वह है मापचा चुंग। मापचा चुंग कह लें या इसको मपचा चुंगो कह लें, मपचा चुंगो या मापचा चुंग ग्लेशियर से उद्गमित होती है बिहार नेपाल के क्षेत्र में, नेपाल हिमालय से, और छपरा बिहार के पास ये गंगा पर मिलती है, और वहाँ तक ये दूरी लगभग 1080 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है बिहार, छपरा के पास ये गंगा में मिलती है बाईं ओर से। ठीक है। अगली जो नदी है सोन नदी है। दक्षिण भारत से ये नदी आती है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से आती है, अमरकंटक यानी कि विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से ये नदी उद्गमित होती है, और बिहार पटना के पास आरा में ये गंगा पर मिलती है, दाईं ओर से ये नदी मिलती है। ठीक है। गंगा पर दाईं ओर से सोन नदी मिलती है, अमरकंटक से ये उद्गमित होती है, और पटना बिहार के पास आरा में ये गंगा पर मिलती है दाईं ओर से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अगली जो नदी है दामोदर नदी है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती है, और हुगली नदी जो कि गंगा की ही एक अन्य जलधारा है, एक अन्य जो भाग है, क्योंकि देखते हैं कि बांग्लादेश के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व गंगा दो जलधाराओं में बन जाती है, एक हुगली और एक मुख्य गंगा भागीरथी के नाम से उसको जाना जाता है। तो जो ये नदी है दामोदर नदी, वह आपकी हुगली नदी पर मिलती है। हुगली नदी के बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। और इससे पहले एक और नदी गंगा पर मिलती है दाईं ओर से, मयूराक्षी नदी। ठीक है। यहाँ पर दामोदर नदी मिलती है, और यहाँ पर मयूराक्षी नदी मिलती है हुगली नदी पर ही। ठीक है। चलिए, और दामोदर नदी को बंगाल का सोग भी कहा जाता है। दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है बराकर। बराकर नदी जो है कि आपकी दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी को पहले बंगाल का दुख या बंगाल का शोक कहा जाता था, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण इसको बंगाल का शोक, बंगाल का दुख कहा जाता था। अब वर्तमान में दामोदर नदी घाटी परियोजना बना दी गई है, तो इसमें बाढ़ की आशंका बहुत ही कम हो गई है। तो बाढ़ की आशंका कम होने का कारण क्या है दामोदर नदी में? क्योंकि दामोदर नदी में एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई है दामोदर नदी में ही। ठीक है। अगली जो प्रमुख नदी है महानंदा नदी है। महानंदा नदी जो है कि दार्जिलिंग कह सकते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर से ये उद्गमित होती है, सिक्किम के निचले हिस्से से उद्गमित होती है महानंदा नदी। और महानंदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि गंगा नदी पर आखिरी बाएं से मिलती है। तो आखिरी ऐसी नदी कौन सी है जो कि गंगा नदी पर बाएं से मिलती है? वह है आपकी महानंदा, और ये गोदागिरी नवाबगंज बांग्लादेश के क्षेत्र में ये गंगा पर मिलती है। ठीक है। तो अंतिम ऐसी नदी जो कि गंगा पर बाईं ओर से मिलती है, ऐसी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है आपकी महानंदा, दार्जिलिंग के क्षेत्र से उद्गमित होती है, और गोदागिरी नवाबगंज के क्षेत्र में बांग्लादेश में ये मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो ये गंगा नदी को लेकर के चीज़ें थी, उनकी सहायक नदियों से संबंधित जो भी चीज़ें थी, महत्वपूर्ण जो नदियाँ थी, उसमें हमने चर्चा करी। और अगले कुछ और जानकारियां हैं गंगा नदी को लेकर के, उसको अगले वीडियो के अंक में हम देखेंगे। जो भी जानकारियां शेष बची हैं इसमें अभी नदी परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि नदी गंगा की कौन सी सहायक नदियों में कौन सी नदी परियोजना बनाई गई है, साथ ही साथ गंगा नदी पर कौन सी नदी परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो इन सारी चीज़ों पर अगले वीडियो के अंक में चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से भी साझा अवश्य करें। इसके अलावा चलते चलते मानचित्र में यहाँ पर गंगा नदी के क्षेत्र को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा गंगा नदी को लेकर के जो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये गंगा नदी का जो है कि एक अपवाह क्षेत्र है पूरा का पूरा, जो कि हमने आपको बताया हुआ था। ये पूरा का पूरा गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है, लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र है गंगा का। और इसमें गंगा पर जो नदियाँ मिलती हैं, हालांकि उनकी लोकेशन तो हमने पहले भी बता रखी है, लेकिन कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पर से मिलती हैं, दाएं से बाएं से क्रम से ये नदियाँ सामने आपके सामने रखी गई हैं, जो कि हमने समसामयिक घटना चक्र से ये
फोटो लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मानचित्र हमने समसामयिक घटना चक्र की सीरीज से लिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। गंगा आगे नदी फिर प्रवाहित होती है। तो ये पूरी की पूरी गंगा नदी है। यहाँ पर से यमुना उद्गमित होती है, इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, सबसे पहले जो है कि यहाँ पर पश्चिमी रामगंगा मिलती है, फिर यहाँ पर गोमती नदी, फिर उसके बाद घाघरा, फिर गंडक, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य प्रमुख नदियाँ मिलती हैं, जिसमें जो है कि कोसी नदी प्रमुख है। ठीक है, कोसी की अन्य जो सहायक नदियाँ हैं ये आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद महानंदा नदी जो है कि अंतिम रूप से गंगा पर मिलती है। ठीक है, बाईं ओर से। दाईं ओर से अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी यहाँ पर मिलती है, फिर टोंस नदी जिसको तमसा नदी भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तमसा नदी या टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी यहाँ पर है। फिर उसके बाद सोन नदी यहाँ पर मिलती है। दामोदर नदी और मयूराक्षी नदी गंगा पर मिलती हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो जितनी भी चीज़ें अब रही हैं अगले वीडियो के अंक में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में और अन्य गंगा से संदर्भित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उस पर अगले वीडियो के अंक में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, अपने अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।